हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में राजस्थानी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में आदिम काल से लेकर आज़ादी तक के महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं और इन बिंदुओं के अंदर आगे की वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला बिंदु है राजस्थान के इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू हुआ था। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि जब पृथ्वी दो भागों में बटी हुई थी, तो गोंडवाना लैंड और 33 सागर में, उस समय से राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा बिंदु है 3000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच यहाँ की संस्कृति सिंधु सभ्यता जैसा था। कहने वाले दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता सिंधु सभ्यता की तरह ही राजस्थान में भी अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ और समय समय पर उजड़ती रही और बदलती रही थी। तीसरा बिंदु है 7वीं सदी से यहाँ चौहान राजपूतों का प्रभुत्व बढ़ने लगा और 12वीं सदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कहने का मतलब शुरू में ही एक राजपूत जाति जो चौहान हमसे जनजाति थी, उसने राजस्थान की क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाया और धीरे धीरे उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेता गया और 12वीं सदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। कहने का मतलब संपूर्ण राजस्थान पर उसने अपना कब्जा कर लिया। चौथा बिंदु चौहानों के बाद इसका नेतृत्व मेवाड़ के गुलोतों ने संभाला। कहने का मतलब चौहानों की शक्ति क्षीण होने के बाद मेवाड़ यानी उदयपुर के गुलोतों ने इसका क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और अपनी जाति या अपनी समाज का विस्तार करते गई। पांचवा बिंदु है उस समय मुख्य राज्य मारवाड़, जयपुर, बूंदी, कोटा, भरतपुर, अलवर थे। कहने में राजस्थान की धरती पर उस समय मुख्य स्थान थे मारवाड़, जयपुर, बूंदी, कोटा, भरतपुर, अलवर और उसके बाद ही इन राज्यों से अलग होकर नए राज्य बसते गए। छठा बिंदु है 12वीं सदी के बाद मुसलमान आक्रमणकारियों के अधिकार भारत अनेक हिस्सों में होने लगा। कहने का मतलब 12वीं सदी के आते आते अफगानों, पठान आदि ने भारत की धरती एवं राजस्थान की धरती पर आक्रमण किए और उन हिस्सों को अपने अधिकार में करते गए। सातवां बिंदु है 1520 ईस्वी में बाबर के नेतृत्व में दिल्ली मुसलमान से मुक्त होने लगा, लेकिन 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय से दिल्ली पर फिर से मुसलमानों का आधिपत्य हो गया। कहने का मतलब ये था कि 1520 आते आते राजस्थानी राजपूतों ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने का प्रयास संपूर्ण होने वाला था कि राजस्थान के मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई। इसके बाद बाबर का आधिपत्य संपूर्ण राजस्थान में भी होने लगा और संपूर्ण भारत में हो गया। कहने का मतलब मुसलमान जाति का प्रभाव 1927 में और अधिक बढ़ गया। औरंगजेब तक दोनों पक्षों में शांति बनी रही। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, फिर एक समझौते के कारण युद्ध शांत हुआ। कहने का मतलब बाबर के बाद औरंगजेब के समय तक जितने भी शासक हुए, उनके समय में हिंदू और मुसलमान में शांति बनी रही थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब के शासनकाल में हुआ, तो वह धार्मिक असहिष्णुता यानी धर्म से संबंधित भेदभाव करने लगा। कहने और मुसलमान धर्म को अधिक बढ़ावा देने लगा और हिंदू धर्म को क्षीण करने लगा। कहने और समाप्त करने की चेष्टा करता रहा। इससे हिंदू और मुसलमान जातियों में युद्ध हुआ उस समय। नौवां बिंदु 1756 में के लगभग राजपूतों में मराठों की शक्ति का विस्तार हुआ। कहने का मतलब 1756 यानी जब अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले धीरे धीरे राजस्थान की सीमाओं पर मराठों और पिंडारियों का आधिपत्य होने लगा था। वो लूटमार करने लगे थे और मराठों की शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले कोटा सीमा से होती है। कोटा में से ही मराठों ने राजस्थान में प्रवेश किया था। 10वां बिंदु 18वीं सदी में राजपूतानियों पर मराठा और पिंडारियों की लूटमार त्रस्त होने के कारण राजपूतानी के शासकों का मनोबल गिर गया और 1818 ईस्वी में अधीनस्थ गठबंधन की ब्रिटिश संधि करनी पड़ी थी। कहना में 18वीं सदी आते आते मराठों और पिंडारियों ने राजस्थान की ऐसी स्थिति कर दी कि दिन प्रतिदिन लूटमार करते और वहाँ की जनता और शासकों को परेशान करते। इसी कारण 1818 में अंग्रेजों से होने वाली ब्रिटिश संधि में राजस्थान ही सबसे आगे सर्वप्रथम रहा है, जिसने
राजस्थान में 1818 इस समय राजस्थानी जनता इतनी अधिक परेशान हो गई थी मराठों और पंडारियों से ही, उन्हें 1818 में राजस्थान के शासकों ने सर्वप्रथम ही अंग्रेजी की बिना शर्तें जाने ही उस संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। लेकिन इस संधि से जनता नाखुश थी, लेकिन शासकों का इसमें अधिक लाभ था। 11वां बिंदु है 1857 के विद्रोह के बाद लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए और 1935 के भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। कहने का मतलब अंग्रेज़ों की जब राजस्थान की जनता है वो भारत की जनता परेशान हो गई, तो उन्होंने 1857 में एक विद्रोह किया, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम आंदोलन भी कहा जा सकता है। इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि ने मिलकर किया और 1935 आते आते महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों द्वारा भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया, जिसमें भारत की जनता या वहाँ के एक शासन नियुक्ति की एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई। 12 बिंदु है फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद राजस्थान में भी अंग्रेज़ों और राज रजवाड़े भी मुक्त हो गए। कहने का मतलब फिर आंदोलनों के स्वरूप राजस्थान या भारत को 1947 में आज़ादी मिली और वह एक स्वतंत्र राज्य बन गया। लेकिन राजस्थान का निर्माण होने में 1 नवंबर 1956 लग गए। इसके अंदर सिरोही का अबू रोड और स्नेक होल को 1 नवंबर 1956 को ही मिला लिया गया। अभी वर्तमान राजस्थान में भी 1 नवंबर 1956 के क्षेत्र ही शामिल है। अब इन बिंदुओं के बारे में एक आदिम काल से ही विस्तार से पढ़ेंगे। पहला काल आता है राजस्थान का आदिकाल का इतिहास में। पहला काल है पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब है जब मनुष्य केवल जंगलों में रहता था, उधर उधर पढ़ता था और अपनी आजीविका प्राप्त करता था। इसके पाषाण काल के 3 काल है, पूरा पूर्व काल, मध्य काल, नवपाषाण काल, जिसे अंग्रेजी भाषा में पीलो, मीसो और नियो भी कहा जाता है। पूरा पाषाण युग को पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसमें मानव केवल आर्किड एवं खाद्य संग्राहक, कहने का मतलब मनुष्य केवल आवास में नहीं रहता था, नहीं पशुपालन करता, वह केवल जंगलों में घूमता, केवल शिकार करता और अपना भोजन इकट्ठा करता था और वह जंगलों से ही शेर, भेड़ी आदि खालों को पहनता था। उस समय काल को पूरा पाषाण युग कहा जाता है। ये अंग्रेजों ने पैलियोलिथिक एज कहते हैं। जो उस समय के पूरा पाषाण काल के अवशेष अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में मिलते हैं पूरा पाषाण काल के युग के। और इसमें प्रमुख नदियाँ थी उस समय चंबल, बनास, लूनी है और पुरातात्विक स्थल बेचड़, बागन, कदमाली, नदी घाटी, डीडवाना, पुष्कर आदि थे। उसका मध्य पाषाण युग है, जिसे दूसरा युग भी कहा जाता है, जो मेसोलिथिक एज होती है। इसमें पहला आर्किड का मतलब होता है जानवर। मानव जानवरों का शिकार कर जंगलों में से अपनी आजीविका का संग्रह करता था। पशुपालक, और पशुपालक में वे जंगली जानवरों जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी आदि को पालने लगा था। सूक्ष्म पाषाण उपकरण संस्कृति, कहने का पत्थरों के औजारों को ये अपने यूज में लेने लगा था। कहने का मतलब पत्थरों के जैसे तीखे पत्थरों से मांस को काटने लगा था, पत्थरों से आग जलाने लगा था आदि। उस समय की सारी संस्कृति को ही पाषाण संस्कृति कहा जाता था। इसका पहला बिंदु महत्वपूर्ण बागौर एक प्राकृतिक स्थल है जो भीलवाड़ा के अंदर है। यहाँ पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब यहाँ मानव कंकाल की भी मिला है, लेकिन वहाँ पर प्राचीन समय के पत्थर के औजार मिले हैं बागौर के अंदर। इसके प्रमुख स्थल है बागौर जो भीलवाड़ा में, उमेदनगर जो ओसिया के अंदर है, बिडला जोधपुर में, रेड जयपुर में, जो मध्य पाषाण युग के प्रमुख स्थल है। तीसरा नवपाषाण युग, न्यूलिथिक एज या खाद्य उत्पादक। नवपाषाण युग से न्यूलिथिक एज भी कहा जाता है, खाद्य उत्पादक। कहने का मतलब इस काल में आते मानव आर्किड, खाद्य संग्राहक, पशुपालक, पाषाण उपकरण आदि की आविष्कार करने लगा। कहने का मतलब साथ साथ वह नदी घाटी किनारे भी अपना मकान बनाकर आवास करने लगा और वहीं पर अपनी खेती करने लगा। कहने का धान, अनाज आदि उत्पन्न करने लगा और उन्हीं से वह अपने एकजुट स्थान पर रहने लगा। इस एज में आते आते मानव
सभी प्रकार से संपूर्ण हो गया था। इसके मुख्य स्थान है बागौर, जो भीलवाड़ा के अंदर, तिलवाड़ा जो बाड़मेर में, जो नवपाषाण युग के अच्छे उदाहरण कहने वाले यहाँ पर नवपाषाण युग की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इस वीडियो में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करें, वीडियो लाइक एंड शेयर करें।